हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आपको लोगों को जैसे कि मैंने कहा था अपने सुबह मैंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप के कीवर्ड्स भी आपको दे दिए थे कि जो भी अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो आंसर्स लिखे जाएंगे तो उसके क्या स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। तो वो कहते हैं आज हम बताएंगे आपको कि क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोग जाके देख सकते हैं सीरीज़ में कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो बेसिक्स होता है, क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, जो कि मैंने बताया भी था कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया के ही इथोस और कल्चरल वैल्यूज से इमर्ज होती है, मिडिल क्लास फॉलो करती है। It's a fusion of the soft power and the hard power. So as hard power has a limitation, so we work with a soft power. India has a very strong soft power across world. The yoga, the music, the culture which we possesses, it's something unique about us. The political, the democratic institutions which we have, so these are the soft power which we possess. तो ये मैंने बताया था आप लोग को इस चीज़ को। और उसके बाद मैं ये बताया था कि फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व की नेहरू जी से और आज तक कैसे इवॉल्व हुई। तो नेहरू जी के समय में जैसे इंडो चाइना वार हो गए एक फेज़ के, ना दूसरे में कहते हैं हम बहुत ज़्यादा एजरेटिव हो गए, नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा फोर्स करने लगे अपने आप को। तो उसके बाद हमने पोखरण का जो टेस्ट था उसको भी किया 1974 में। और फिर उसके बाद आगे के जो फेज़ स्टार्ट हुए तो फिर ये जो कोल्ड वॉर जब एंड अप हो रहा है उसके बाद फिर मनमोहन सिंह जी की कार्यकाल में ये यूएस की न्यूक्लियर सिविल डील की हमने। और उसके बाद जो वर्तमान का कंटेम्प्रेरी ऑर्डर देखा जाए तो इसके बीच में ये इकोनॉमिक पावर की फॉर्म में आज चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं और बहुत चेंजेस आ गए हैं। कभी हम लोग ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं। इट्स वी हैव मूव फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म टू प्रैग्मेटिज्म। एज फार एज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज कंसर्न, वी हैव इंश्योरिंग दैट वी गिव द कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू अवर नेबर्स, तो हमको अच्छा सा एनवायरनमेंट दें। तो अब हम बिग ब्रदर से एल्डर ब्रदर की तरफ हम चले आए हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर हुई हैं। तो ये जो हमने ये सब चीज़ें लास्ट में बताया भी था। थॉमस जो उन्होंने कहा थी जो बात, उससे मैंने एंड अप किया था कि द वर्ल्ड, उन्होंने कहा था कि द वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ टू रियलाइज दैट इट हैज़ नॉट टू ओवर पावर पीपल, इट हैज़ टू शेयर पावर विद द पीपल, दैट्स द थिंग विच द वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ टू फॉलो। सो ये बुक से बताया था, आप पूरा लेक्चर जाकर उस पर देख सके, बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझाया गया है, बहुत फ़ायदे से आपको चीज़ें दी गई हैं। तो आज हम बताएंगे कि जब आंसर राइटिंग क्या होती है, जब आप लिखोगे आंसर्स तो इसमें आईआर के आंसर्स में क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखिए हर जो टॉपिक होता है, चाहे आप आईआर पढ़ लो, चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे पॉलिटिक्स पढ़ लो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ लो, तो उसके की टर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके, कहते हैं जो भी वो उसको आप वो एक शब्दावली होती है उसकी, आप उसको आना चाहिए आपके। जैसे कि आप अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देखो तो यहाँ पे शब्दावली जैसे यूज़ करोगे, आप क्या कहते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी यूज़ करते हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी यूज़ करते हैं, ट्रैक टायर 1 टायर 2 कहते हैं, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हम कहते हैं। अगर एशियन का आंसर्स लिख रहे हैं तो वो सी पिलर पर वो डिफाइन है, तो वो कनेक्टिविटी कॉमर्स का और कल्चर कनेक्टिविटी कॉमर्स पे वो बेसिस पे है। जो इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम कीवर्ड्स में देखें तो उसमें 5S को उन्होंने प्रिंसिपल दे रखा है नया, उसमें वो है कि सम्मान, सहयोग, समृद्धि, शांति की बात करते हैं इसके अंदर। तो ये है मतलब किस चीज़ कीवर्ड्स की वैल्यू है। आप नेचुरल एलाई हम यूज़ करते हैं वर्ड, हम रोटी बेटी का रिश्ता जो अगर नेपाल के रिश्ते में अगर हो तो हम वहाँ पर उस चीज़ को मेंशन करने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान की बात हो तो वहाँ न्यू ग्रेट गेम की बात करते हैं, ग्रेव यॉर्ड्स ऑफ एम्पायर की बात करते हैं। इसराइल के रिलेशनशिप के और इंडिया के रिलेशनशिप की बात हो वेस्ट एशिया में तो हम उसमें डिफाइनेशन ऑफ वेस्ट थिंक वेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कीवर्ड्स जो मेन यूज़ करते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वर्ड्स यूज़ करते हैं। इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं। तो ये सब कीवर्ड्स होते हैं भी हैं अपने आप को। अब जैसे मैं कुछ बता भी दे रहा हूँ आपको कि इनके ये कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनके कुछ जैसे आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, आप इसमें क्या होता है, ये इंडियन ओशन के जब भी इंडियन पैसिफिक ओशन में लिखेंगे तो इंडिया एक्ट एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या होता है? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है जो अपनी सिक्योरिटी तो इंश्योर करता ही है और उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है कि वो दूसरे की भी सिक्योरिटी इंश्योर करा सके। तो इसके भी कई पिलर्स होते हैं, जैसे होते हैं जैसे कि इंडिया क्या करता है, इंडिया ने भूटान को कहते हैं भूटान की आर्मी को ट्रेन किया है, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ उसकी एनहेंस की है। नेपाल की आर्मी को उसने ट्रेन किया है, वो उसने यूएन की पीस कीपिंग मिशंस में अपनी फोर्सेस दिए हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसा नेट वो तो अपने, और ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखा जाए तो उसने की है, मिलन की एक्सरसाइज देखिए इंडिया यूएस और जापान मिलकर करते हैं। तो ये सब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशंस के फॉर्म में कहा जाता है। अब इंडियन ओशंस में अब
ये चीज़ कही जाती है। तो अब इंडियन ओशन फॉर्म में जब आया तो अगर अब पहली बात तो मैं बता रही कीवर्ड्स में क्या है, ये सब रूल्स हैं। और फिर क्या होता है, ये जैसे कोई आंसर्स हो ना उसमें कोट्स यूज़ किए जाते हैं। जब कोट्स यूज़ करते हैं आप किसी भी, कहते हैं अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यूज़ कर रहे हैं या जयशंकर साहब का यूज़ कर रहे हैं, चाहे शिवशंकर मेनन साहब जी का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे सी राजा मोहन जो लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, काफ़ी अच्छा लिखते हैं वो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, आप उनके बारे में अगर बता रहे हैं इस चीज़ों को, और चाहे मोदी जी कुछ कहें, चाहे नेहरू जी की अपनी पेंशन पॉलिसी आप उनके बारे में कुछ करते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने वो कर देता है। जैसे आप अगर अब इंडिया अफगानिस्तान के इशू स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, तो क्या है इंडिया इस वो क्या था, वो इंडियन अफगानिस्तान का इशू, तो चलिए ठीक है, वो अब तो आपने उसमें लिखेंगे तालिबान का इशू, जैसे उसको लिखे, जो अब मैं बोलूँ शायद वो एग्जाम में जो चीज़ें आ जाए वो भी बोल दूँ ज़्यादा अच्छा है। जैसे तालिबान का इशू है, हाँ, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप वो लिखेंगे। तो जैसे कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ कहते हैं 91 में, तो उसी के बाद ये तालिबान रिजाइम कहते हैं अफगानिस्तान में, वो अपना आ गए वो पर, और अभी अब वो जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, अगर आपको जब आंसर लिखने हो, अगर कहीं कुछ तालिबान रिजाइम पर आंसर आ गया तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, आप फर्स्ट लाइन यही लिख सकते हैं कि जैसे किसी ने कहा कहते हैं यूएस डजंट लूज वॉर्स, यूएस लूज इंटरेस्ट। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो कभी लड़ाइयाँ नहीं हारता है, वो अपने इंटरेस्ट खो देता है। रहा अब उसमें वहाँ से चला आया। तो ये कोट्स लिखे जाते हैं। जैसे इंडियन ओशन की बात हो रही थी, नेट सिक्योरिटी पावर प्रोवाइडर के फॉर्म में बात हो रही थी, वहाँ भी कहते हैं कि अच्छा कोट्स है, उसमें कहा कि इंडियन ओशन का रीजन का वो क्या है, इंडिया वहाँ क्या कहता है, इंडिया एसेट्स, चाइना आइज, और यूएस इंटरवेंस इन द इंडियन ओशंस। तो ये एक फॉर्म है, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं इस चीज़ में कि जो इंडियन ओशन है उसमें भारत की, उसमें अपने आप को अपने फोर्सफुल फॉर्म में अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, चाइना की उसकी तरफ आइज रहती है। और आपने जानते ही हैं यूएस का वहाँ डी ग्रेसियो में उन्होंने अपना वो बना ही रखा है, अपना जो उनका आइलैंड्स है उसमें, वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ एक्साइज वो करके चाइना की वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू, चाहे वो क्वाड ले रहे हैं और वो और भी जो इनिशिएटिव्स लाते हैं उनको बेसिकली। अब क्या हुआ, जब बिल्ड रोड इनिशिएटिव्स आया उसके बाद कहते हैं G7 वालों ने बिल्ड बैक बेटर ले आए, तो इंडिया अपना नेकलेस ऑफ डायमंड्स लेके चल रहा है। तो ठीक है, उस चीज़ों को तो वर्ल्ड सिनेरियो ये सब, मतलब ये सब जो टेक्निकल वर्ड्स हैं या टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये IR के आंसर्स में आपको लाने पड़ेंगे अपने, ठीक है। तो अब दूसरा में ये कोट्स के फॉर्म में लाएंगे। अब जैसे मोदी जी, जब मैंने वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, मोदी जी क्या कह रहे थे एक बार, मोदी जी यही कह रहे थे, वर्ल्ड ऑर्डर कैन ओनली कम एट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स व्हेन मल्टीलेटरिज्म इज द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने ये बात कही, आप लिख सकते हैं इस बात को। अटल बिहारी वाजपेयी की बात अभी मैंने बता ही रहा था आपको कि वो कह रहे थे कि दोस्त तो हम अपनी सुविधा से चुनते हैं, लेकिन नेबर जो होते हैं वो हमें मिलते हैं, हम उनको चूज़ नहीं करते हैं। तो ये बात उन्होंने कही थी। वो अब जब वो लिखो आप नेबरहुड, वो अपने नेबरहुड के बारे में कुछ कोई क्वेश्चन आया उसमें लिख रहे हो तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हो। और जो भी नेबरहुड से रिलेटेड बातें जो होती हैं, गुजरात डायरेक्टोरिंग की बातें हुई वो आपकी, चाहे साउथ एशिया को आप एक इंडिया एज अ रीजनल पावर की उसमें आप लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को, तो पहले आपको क्या लिखना है, पहले मैंने बताया आपको कि शायद कुछ इशू आ रहा था, तो आप कोट से स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद कीवर्ड्स, जब इंट्रोडक्शन लिखोगे, जैसे इंट्रोडक्शन है इंडिया और अफगानिस्तान का आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, तो जैसे जानते हो कि आप कि इंडिया अफगानिस्तान में क्या है, वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं उसको, अफगानिस्तान को, हाँ। और क्या नाम है, ये जो द ग्रेट गेम भी वहाँ पर ऑलमोस्ट कम उस चीज़ को कहते हैं। तो मैंने आप लोग के लिए लिख रखा था वो, कि जैसे अगर लिखना हो तो अफगानिस्तान हैज़ बीन द सेंटर ऑफ ग्रेट गेम्स एंड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। It drives its potential significance because of its geostrategic location। तो आप इस चीज़ को दोनों चीज़ आ जा रही हैं। तो मैंने एक दो लिख रखा था आप लोग को उसको वो करने के लिए कि अब भूटान का, इंडिया एंड भूटान आर टर्म एज ऑल वेदर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ सिमिलर ज्योग्राफी एंड कल्चरल एक्सपेक्ट्स। तो आपने ऑल वेदर फ्रेंड्स की मैंने बात की। और जब अफगानिस्तान का लिख रहा था मैं, तो ग्रेट गेम्स और ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स को भी उसमें कीवर्ड्स को उसमें लाने की कोशिश की। ऐसे ही अगर मैं इजराइल का लिख रहा हूँ तो इंडिया हैज़ मूव फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म टू मोर प्रैग्मेटिज्म एंड इट हैज़ there has been hyphenation in the think-based policies, and India has come closest to Israel, and at the same time maintain the good relations with Palestine also, because the national interest is the core of the Indian foreign policy, apart from the peaceful coexistence which we follow as the Panchayat Siddhant. We have not avoided those, the standards have to be followed। हम पूरी दुनिया में शांति ही चाहते हैं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और फिर हाँ,
इसमें एक मैप ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया, अब इंडिया अफ़गानिस्तान का भी क्वेश्चन है, तो आप उसमें इंडिया, अफ़गानिस्तान और एक ये जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, ये एनर्जी रिच रीजन है, आप इसको दिखा सकते हैं कि ये एनर्जी रिच रीजन है। इंडिया को कहते हैं कनेक्टिविटी चाहिए सेंट्रल एशिया ने, अफ़गानिस्तान इसमें बहुत एक अहम भूमिका निभा सकता है, उस जहाँ लोकेटेड है। तो आप उस चीज़ को दिखा के वहाँ पर ये जो क्या नाम है, वहाँ से जो ये इसको, हाँ, वहाँ से जो ओपीएम और उसके ट्रेड्स होते हैं, तो ये रीजन है, तो और वहाँ से आईएसआईएस के भी लिंक्स हैं, तालिबान के, उस सब प्रकार की चीज़ें जो हैं आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। और तो वो मतलब कि उस मैप में आप ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखा सकते हैं। अब जैसे आपके कोई शंघाई कोऑपरेशन क्या है, तो वर्ल्ड बना दो आप उसमें, और जो भी मैप्स में उनको मेंशन कर दो कि भाई ये लोकेशन पे ये कंट्रीज़ यहाँ लोकेटेड हैं, और कुछ उनके जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हों, जैसे कि अब जैसे एससीओ के भी 3 हैं, वो 3 इवल्स की बात करते हैं, सेपरेटिज्म, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, दे वांट टू एलिमिनेट दोज। तो उसके बाद कोई रेट्स के स्ट्रक्चर की बात कर सकते हो वहाँ पर, तो उस चीज़ को वहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये उसमें आ सकता है। ये चीज़ आ गई आपका मैप्स में आप चीज़ों को दिखाओ, तो वो कहते हैं इट्स गिव अ गुड फील। और आपके आंसर्स में तो पहले कोट्स हो गए, उसके बाद आपके कीवर्ड्स हो गए के फॉर्म में आप इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद मैप्स बनाओ, और फिर चौथे पे आप आ जाओ। तो क्या करना है आपको चौथे में, आप, हाँ, मैप्स के फॉर्म में आप चीज़ें दिखाओ। अब चौथे में बताता हूँ आपको अब क्या करना है। अब देखिए जो भी आपके इश्यूज़ हैं, तो उनको क्या करो, कहते हैं आप एक टाइमलाइन में